एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर के पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। यानी कि आपको फेलियर से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपने करेज पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पास करेज है तो आप हर फेलियर को पार करके सक्सेस पा लेंगे। ठीक है, मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। बर्ड फ्लू आया है एंटार्क्टिका में, अब यहाँ से पेंगुइन्स की मौत हो रही है। ठीक है, मैराथन नॉट स्प्रिंट, ये एक एडिटोरियल है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इंटरिम बजट में किन किन पहलुओं पे फोकस करना चाहिए ये डिस्कस किया गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये जीएस पेपर 4 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड एसए के लिए भी। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखना है। ये इंडेक्स बहुत सारी जगह मेंशन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे इश्यूज विद ईवी एंड पॉसिबल हाइब्रिड सॉल्यूशंस, यानी कि यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि सिर्फ ईवी पे फोकस मत करो, हाइब्रिड सॉल्यूशंस भी देखो। ठीक है, ये भी ज़्यादा फायदा करेगा, ये जीएस पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ड्राउट आया है स्पेन में, यानी कि वहाँ का एक वाटर रिजर्वियर है जो अपनी कैपेसिटी से 21% लेस काम कर रहा है अभी। ठीक है, तो ये क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज़ ये दिखाता है एंड ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन करना है जीएस पेपर 3 में, एसए में एंड इंटरव्यू में। ठीक है, आपको बस यूटिलाइजेशन आना चाहिए न्यूज़ का, बाकी न्यूज़ पेपर एनालिसिस अच्छे से करना चाहिए। स्टार्ट करेंगे पहली न्यूज़ से। वाई बर्ड फ्लू डेथ्स इन एंटार्क्टिक पेंगुइन्स इज अ फ्लैशिंग डेंजर साइन, यानी कि यहाँ पे अ लीथल फॉर्म ऑफ बर्ड फ्लू आया है। लीथल मीन्स काफ़ी डेंजरस, ठीक है, घातक। हैज़ बीन डिटेक्टेड इन एंटार्क्टिक पेंगुइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। वायरस का नाम क्या है? H5N1, ये बर्ड फ्लू है। ठीक है, अब ये एंटार्क्टिक जैसे रीजन में जो काफ़ी आइसोलेटेड है, राइट, इनहैबिटेड है, वहाँ पे अगर ये वायरस पहुँचता है तो ये चीज़ दिखाती है कि कैसे हमारे इकोसिस्टम्स को हार्म हो रहा है। वो कन्फर्म्ड इन 2 Gen 2 penguins that were found dead in Sea Lion Island। ठीक है, ये एक ब्रिटिश टेरिटरी है, ये याद रखना है। द बर्ड फ्लू आर फेसिंग न्यूमरस थ्रेट, बर्ड्स ऑलरेडी क्या है, वो काफ़ी सारे थ्रेट्स फेस कर रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, हंटिंग, पोचिंग, ये सब होती ही है उनकी, पोल्यूशन एंड कमर्शियल फिशिंग। 3 एंटार्क्टिक पेंगुइन्स, एम्परर पेंगुइन्स, सदर्न रॉकहॉपर पेंगुइन्स एंड मैसोरोनी पेंगुइन्स, ये पहले से ही वुल्नरेबल एंड नियर थ्रेटेंड लिस्ट है। ठीक है, आईयूसीएन इनकी लिस्ट में नियर थ्रेटेंड है या फिर वुल्नरेबल है। अभी इन पे और हार्म होगा तो कितने इम्पॉर्टेंट है ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, वहाँ के एंटार्क्टिक इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अगर ये लोग हट जाएंगे तो क्या होगा, इकोसिस्टम वहाँ का डैमेज हो जाएगा। पेंगुइन्स के पास ये पहली बार आया है, तो ये हो सकता है कि उनके पास बहुत ही कम इम्यूनिटी हो इससे लड़ने के लिए, ठीक है, इस वायरस से लड़ने के लिए। और वैसे भी वो जो ब्रीड करते हैं वो काफ़ी लार्ज एंड क्राउडेड फॉर्म में करते हैं। ठीक है, भीड़ भड़ाके में वो ब्रीड करते हैं, तो ये वायरस फैल सकता है बहुत आसानी से। ये वाला भी मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जस्ट 2 मंथ, यानी कि जब डिटेक्ट किया गया था बर्ड फ्लू इन ब्राउन स्क्वास, ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। उसके 2 महीने बाद अब वहाँ के पेंगुइन्स मरने लग गए। तो ये चीज़ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखनी है। ठीक है, कि कैसे जो आइसोलेटेड रीजन्स है वहाँ पे भी ह्यूमन इंटरवेंशन या वायरस वहाँ पे भी पहुँच रहा है।
और ये क्लाइमेट चेंज का ही एक इफेक्ट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे मैराथन नॉट अ स्प्रिंट, यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इंटरिम बजट आने वाला है ना, अभी कल प्रेजेंट किया जाएगा इंटरिम बजट, वो फाइनल बजट नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इंटरिम बजट लाया जाता है कि जब सरकार क्या होती है, या तो बदलने वाली है, राइट, क्योंकि इलेक्शन जा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, ये वाली रूलिंग पार्टी रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है, ठीक है, ये तब प्रेजेंट किया जाता है जब सरकार के पास फाइनल बजट प्रेजेंट करने के लिए टाइम ना हो, तब इंटरिम बजट प्रेजेंट किया जाता है और वोट ऑन अकाउंट से पार्लियामेंट के अप्रोप्रिएशन प्रोसेस से, ठीक है, अप्रूवल प्रोसेस से अप्रोप्रिएट किया जाता है, ठीक है, फंड्स को। फर्स्ट एडवांस जीडीपी एस्टिमेट्स फ्रॉम द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इंडिकेट दैट इकोनॉमी 7.3% पे ग्रो करेगी दिस फिस्कल ईयर, फास्टर देन द इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे की प्रिडिक्शन क्या थी कि 6.5% पे ग्रो करेगी। इंडिया विल कंटिन्यू टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक है, स्लो डाउन हमारी एग्रीकल्चर में है एंड काफ़ी सारे रिस्क भी है, कुछ अनसर्टिनिटीज़ भी हैं, जैसे कि सप्लाई चेन में अनसर्टिनिटीज़, रॉ मटेरियल के जो सप्लाई किया जाता है बाहर की कंट्री से, हम जो इंपोर्ट करते हैं उसमें डिस्ट्रप्शंस हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर एंड मिडिल ईस्ट क्राइसिस, जो वो है ना, इजराइल हमस वॉर, फिर हौतीस का अटैक है मर्चेंट शिप में, तो ये सारे कुछ चैलेंजेस भी दिखाते हैं। बट इन सब के बावजूद क्या हो रहा है, इंडिया कंटिन्यू कर रही है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में। द फिस्कल पॉलिसी ट्रांजिशन फ्रॉम अ फोकस ऑन वेलफेयर ड्यूरिंग पैंडमिक टुवर्ड्स पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि पैंडमिक के दौरान क्या हुआ, वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान दिया था सरकार ने, ठीक है, अब वो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा ध्यान दे रही है ताकि एक्सेलरेट किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। द ग्लाइड पाथ ऑफ रिड्यूसिंग फिस्कल एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो, ठीक है, उस पर भी बना रहा जा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड किया जा सके। नेशनल अकाउंट्स डेटा शोज दैट इन्वेस्टमेंट हैज़ ग्रोन फास्टर दैन जीडीपी, यानी कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ रही है जीडीपी के हिसाब से। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि कल जो बजट प्रेजेंट होने वाला है वो एक इंटरिम वन है, राइट, फाइनल नहीं है। जैसे कि जब 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तो वो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, राइट, वो फाइनल गवर्नमेंट नहीं थी। फाइनल गवर्नमेंट कब बनी, जब 1951-52 के जब इलेक्शंस हो गए थे, ठीक है, तब बनी थी। गवर्नमेंट्स पास्ट फिस्कल कंजर्वेटिज्म, फिस्कल नंबर जो इंटरिम बजट में जो नंबर्स दिखाए जाते हैं फिस्कल एसोसिएटेड, उसे माना जाता है कि वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एज्यूम किया जाता है कि ये वाली सरकार पावर में रहने वाली है, इसीलिए इंटरिम बजट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हेल्दी मीडियम लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन फोरकास्ट ऑफ मल्टीलेटरल एजेंसीज, यानी कि मल्टीलेटरल जो एजेंसीज हैं उन्होंने भी, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उन्होंने भी हमारी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में एक मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ को प्रोस्पेक्ट या फिर प्रिडिक्ट किया है। अंडर परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, हाई फूड इन्फ्लेशन है, ठीक है, इन एन इलेक्शन ईयर, ये कुछ चैलेंजेस हैं जिन पे ध्यान देना होगा। अब जब इंटरिम बजट प्रेजेंट किया जाता है ना, तो उसमें बहुत बड़े बड़े वादे नहीं किए जाते, ठीक है, क्योंकि ये वो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि सरकार रह भी सकती है वहीं और नहीं भी रह सकती है, तो बहुत बड़े बड़े वादे नहीं किए जाते, बहुत स्कीम्स में स्कीम्स नहीं निकाली जाती, बहुत फंड्स नहीं निकाले जाते, ठीक है। और जब नई सरकार बनेगी या फिर नई इलेक्शंस होने के बाद जो सरकार बनेगी वो फाइनल बजट प्रेजेंट करती है, तो वो पॉलिसीज स्कीम्स में कुछ बदलाव भी लेके आ सकती है, राइट, इसीलिए इंटरिम बजट में ज़्यादा स्कीम्स नहीं डाली जाती। एग्रीकल्चर पंचेस फार अबव द वेट जीडीपी बिकॉज इट्स इन्फ्लुएंस फूड इन्फ्लेशन। अब देखिए जीडीपी में कैसे एग्रीकल्चर इफेक्ट कर रहा है, फूड इन्फ्लेशन से, एग्रीकल्चर फूड, राइट।
40% इसका कंट्रीब्यूशन है फूड इन्फ्लेशन का। कर्बिंग फूड इन्फ्लेशन, ये सप्लाई साइड मेजर्स पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो सेंट्रल बैंक है अपना आरबीआई, उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता डायरेक्टली फूड इन्फ्लेशन को टैकल करने में। ये इनडायरेक्टली क्या करते हैं, कुछ डिमांड्स को कम कर सकते हैं पॉलिसी रेट्स को इंक्रीज करके, जैसे कि रेपो रेट हो गया, जो आरआरआर होता है ना, रिजर्व रेशियो, राइट। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आरबीआई कट डाउन करता है तो ज़्यादा सप्लाई होती है मनी की इकोनॉमी में, राइट। और अगर ये बढ़ाता है, ठीक है, तो ज़्यादा कम सप्लाई होती है मनी की इकोनॉमी में। ये बात ध्यान रखनी है, ये बहुत बेसिक चीज़ है इकोनॉमी की, जो मैंने पहले भी आप सबको कवर करवाई है। It aims to prevent the transmission to other segments by keeping overall demand in check through interest rates hike. ठीक है, इंटरेस्ट रेट को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा कम करके डिमांड को कम ज़्यादा करना फोकस होता है आरबीआई का। ठीक है, जिससे इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं टैकल किया जा सकता है। लास्ट ईयर मार्क्ड द हाईएस्ट एनुअल टेम्परेचर इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को ज़रूर इंक्लूड करो अपने इंटरिम बजट में और फाइनल बजट में। ठीक है, इंडिया इज अमंग द मोस्ट क्लाइमेटिकली वल्नरेबल कंट्री है। हॉटेस्ट, सेकेंड हॉटेस्ट ईयर था ये वाला सिंस 1991 एंड ड्राइएस्ट अगस्त इन 2023। ये डाटा दिया गया है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी स्ट्रेंथन करो, ताकि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव, कुछ पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया जा सके और उसे लिमिट किया जा सके। ठीक है, द रिव्यू डॉक्यूमेंट ऑल्सो लिस्ट द ट्रेड ऑफ बिटवीन एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करनी है वाइल बैलेंसिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक मेजर डिलेमा देखा जाता है। ठीक है, कि कैसे हम एक सस्टेनेबल तरीके से इकोनॉमी को बढ़ाएं। ये बहुत बड़ी डिबेट है कि इकोनॉमी ज़्यादा या सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा, इसमें बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पॉलिसी मेकर्स टू इंश्योर साउंड मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। ठीक है, यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं लाइक इन्फ्लेशन, जीडीपी, ये बहुत मेजर पार्ट है इकोनॉमी के। ठीक है, इन्हें ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। फास्ट ट्रैक स्किलिंग ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, हमारा जो यूथ है वो उसकी डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ठीक है, डिविडेंड मीन्स होता है प्रॉफिट गेन करना, और अगर ये इन्हें स्किल्स नहीं दी गई, यूथ को स्किल्स नहीं दी गई, तो क्या होगा, ये लायबिलिटी डेमोग्राफिक डिजास्टर के रूप में, लायबिलिटी के रूप में उभर के आएंगे। Engage in pragmatic management of energy transition, focus on reforms, a tall order indeed। यानी कि बहुत सारी लिस्ट है, ये कह रहे हैं ऑथर कि बहुत मेजर पे फोकस करना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, इंटरिम बजट इज प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट इफ इट डज नॉट हैव द टाइम टू प्रेजेंट अ फुल बजट, राइट। फुल बजट प्रेजेंट करने का टाइम नहीं है। और इफ़ द जनरल इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर, इफ़ इन द केस इलेक्शंस आर नियरिंग, यानी कि जब जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं 2024 में, ये हैं यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले इंटरिम बजट प्रेजेंट किया जाता है। इफ इट इज़ ओनली करेक्ट दैट द इनकमिंग गवर्नमेंट फ्रेम द फुल बजट। ठीक है, जो आने वाली जो सरकार है, वो रूलिंग पार्टी रहे चाहे कोई से भी रहे, वो फुल बजट प्रिपेयर करेगी। Until the parliament discusses the budget and passes it for the whole year through the interim budget, यानी कि जब तक पार्लियामेंट फुल ईयर का, ठीक है, फुल बजट जब तक पास नहीं कर देता, ठीक है, तब से वो, उससे पहले क्या होता है, इंटरिम बजट लाके वोट ऑन अकाउंट को पास कर दिया जाता है, ताकि सरकार अपने एक्सपेंसेस, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस को
संचालित कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंडिया को मिली है 93 रैंक अमंग 180 कंट्रीज। ठीक है, ये दिखाता है कि इंडिया में अभी भी करप्शन कितना है। India ranked 93 out of 180 countries on the Corruption Perception Index for 2023। डाटा किसने निकाला है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद रखनी है, पूछी जा सकती है। ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछी जा सकती है। द इंडेक्स विच लिस्ट कंट्रीज बाय देयर परसीव्ड लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन। ठीक है, डेनमार्क टॉप में, यानी कि डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे, ये ऐसी कंट्रीज है जहां पे करप्शन ना के बराबर है या वेरी लो है। ठीक है, करप्शन फ्री तो कोई कंट्री नहीं हो सकती, राइट। यहाँ पे या तो वेरी लो है करप्शन या बिल्कुल बहुत कम है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इंडेक्स यूजेस अ स्केल ऑफ 0 to 100। 0 मिले हैं यानी कि हाईली करप्ट है कंट्री। ठीक है, और 100 मिले हैं तो इसे माना जाता है कि वेरी क्लीन है। इन सबको 100 के आसपास का स्कोर मिला होगा। इंडिया की रैंक 2022 में क्या थी? 85 थी। तो यानी कि 2023 में हम गिरकर चले गए 93। ठीक है, आप सब देख रहे हैं कि हम कितने पीछे हम जा रहे हैं। ये वाला इंडेक्स आपके जीएस पेपर 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है, एसए के लिए, जीएस पेपर 2 एंड इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन साउथ एशिया बोथ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान को रैंक मिली है 133, श्रीलंका को रैंक मिली है 115, जिनके पास डेट बर्डन है पहले से। ठीक है, कर्जे में डूबे हुए हैं और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। ठीक है, और जो बॉटम वाली कंट्रीज हैं वो है म्यांमार, अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर साउथ कोरिया आ गया तो नहीं, मतलब बॉटम में तो नहीं होगी साउथ कोरिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, कंफ्यूज करने के लिए वो नॉर्थ साउथ कर देंगे उधर। एट रैंक 180 वो सोमालिया, यानी कि लोवेस्ट स्कोर है इसका, सोमालिया का 11 स्कोर। ठीक है, और रैंक कितनी है? 180 सोमालिया का। यहाँ पे करप्शन कितना ज़्यादा होगा? ठीक है, ये वाला इंडेक्स 180 कंट्रीज को रैंक करता है बाय देयर परसीव्ड लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन, यानी कि एक्सपर्ट्स वगैरह के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि करप्शन कितना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, इश्यूज विद ईवी एंड पॉसिबल हाइब्रिड सॉल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 3 के लिए। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है उसमें सरकार फोकस कर रही है, क्योंकि हम एक ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बेस्ड टू नॉन फॉसिल फ्यूल। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन चाहते हैं हम अपने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का, डीकार्बोनाइजेशन चाहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का। ये कीवर्ड्स अपने आंसर में मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। इंडिया मस्ट एम्ब्रेस्ड हाइब्रिड व्हीकल्स ओवर नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स, यानी कि यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि हाइब्रिड व्हीकल्स पे कम से कम 5 से 10 सालों के लिए आपको ध्यान देना होगा। हाइब्रिड्स आर मोर प्रैक्टिकल मीडियम टर्म सॉल्यूशन फॉर इंडियाज डीकार्बनाइजेशन एफर्ट। ये मोर इम्पोर्टेंटली ये लेस पॉल्यूटिंग है। हाइब्रिड्स हैव बोथ एन इंटरनल कंबशन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है, जो एक दूसरे के सिंक में मिलकर क्या करते हैं? बूस्ट देते हैं इंजन को। ठीक है, इसमें इंटरनल कंबशन इंजन भी होता है और इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है, इसे कहते हैं हाइब्रिड व्हीकल। कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर पुशिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, इंडिया इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे ध्यान दे रहा है। अकॉर्डिंग टू द नोट, टोटल इमिशन फ्रॉम हाइब्रिड कार्स एंड ईवी विल कन्वर्ज इफ नॉन फॉसिल फ्यूल पावर जनरेशन इन इंडिया मूव्स अप टू 44%। यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हम जो पावर जनरेट कर रहे हैं
उसे नॉन फॉसिल फ्यूल, अभी तो कोल बेस्ड है राइट, अगर उसे नॉन फॉसिल फ्यूल पे किया जाए 44% एटलीस्ट, तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा हमारे ट्रांजिशन को। अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि आपको कुछ इनिशिएटिव्स अपनी तरफ से लेने होंगे, सरकार को लेने होंगे, इंसेंटिव्स देने होंगे, ठीक है। आप टैक्स कट करो या सब्सिडीज दो ऐसे व्हीकल्स के लिए, हाइब्रिड व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बाहर की कंट्रीज जैसे कि नॉर्वे, यूएस, चाइना शोज द इलेक्ट्रिक पुश वर्क्स ओनली इफ इट बैक्ड बाय द स्टेट सब्सिडीज, ठीक है। इन सारी कंट्रीज ने भी सब्सिडीज दी है और एक मेजर सक्सेस अचीव की है इन द सेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ठीक है। An elaborate system of incentives is central to the Norway's EV policy. आपको ये एग्जाम्पल मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है कि कैसे मतलब इंसेंटिव्स देके नॉर्वे ने अपने इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस को अचीव किया है। फोस्टर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट कहाँ है, नॉर्वे में है। गवर्नमेंट वेव्स द हाई टैक्सेस इफ इट इम्पोजेस ऑन द सेल ऑफ नॉन इलेक्ट्रिक्स, यानी कि अगर जो नॉन इलेक्ट्रिक्स है ना उस पर टैक्सेस कम करने चाहिए। इट लेट्स इलेक्ट्रिक कार इन बस लेन्स, टोल रोड्स आर फ्री फॉर ईवीज, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना उनके लिए टोल नहीं लेना, ठीक है, टोल फ्री। एंड पार्किंग लॉट्स ऑफर अ फ्री चार्ज, ठीक है, और जो पार्किंग होगी वो से भी फ्री करनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। फिर तब जाके ना होलिस्टिक तरीके से अगर आप इंसेंटिव्स देंगे लोगों को, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हों चाहे वो लोग हों, ठीक है, तब जाके एक हम ट्रांजिशन की तरफ बढ़ पाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट कर पाएंगे। The problem with this kind of overt subsidization of EV, especially in the developing countries, in like India, यानी कि इंडिया में पहले से ही एक सब्सिडी का बर्डन है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी सब्सिडी आ जाएगी तो क्या होगा, सब्सिडी का बर्डन ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ जाएगा सरकार पे। तो ये एक यहाँ पे चैलेंज बता रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे चार्जिंग नेटवर्क, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बोथ नॉर्वे एंड चाइना while offering purchase subsidies have seen faster adoption of EV. उनका एक सस्टेन्ड एफर्ट रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, स्पेशली चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कितने हैं, 2000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन हैं पूरे इंडिया में। इतना बड़ा इंडिया, सिर्फ 2000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस। ये एक बहुत मेजर चैलेंज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशंस का होना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी डेटा वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। India faces a unique challenge in building charging infrastructure because the vehicle mix in the country is dominated by 2 or 3 wheelers. ठीक है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में एक यूनिक हम चैलेंज फेस करते हैं क्योंकि हमारी जो व्हीकल है वो ज़्यादातर क्या है, 2 व्हीलर्स होती हैं, 3 व्हीलर्स होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सोर्स, अब हम क्या है, अब हम कोल बेस्ड जो एक फॉसिल फ्यूल बेस्ड हम पावर जनरेशन पे अभी रिलाई करते हैं, राइट, उस पे अभी हम निर्भर हैं। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की सोर्स में भी ट्रांजिशन लेके आना होगा। इन सेवरल कंट्रीज दैट हैव पुश्ड ईवीज मच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल्स, जैसे कि नॉर्वे 99% हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, और इंडिया का जो ग्रिड सिस्टम है वो अभी भी कोल फायर्ड थर्मल प्लांट्स पे रिलाई करता है। नेक्स्ट चैलेंज क्या है, वैल्यू चेन। As India struggles to make inroads into the global lithium value chain that
देयर इज डिस्कशन ऑन द नीड टू डाइवर्सिफाई द कंट्रीज डिपेंडेंसी। क्योंकि अभी देखिए मैंने आपको ये बहुत बार पढ़ाया है, जो रेयर अर्थ मटेरियल्स होते हैं ना, जो मेटल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, उसमें कुछ कुछ कंट्रीज़ की डोमिनेशन है, स्पेशली चाइना। ठीक है, और मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि जो सेमीकंडक्टर्स के लिए एंड जो इलेक्ट्रिफिकेशन हमारा प्रोसेस है उसके लिए वो रेयर अर्थ मेटल्स ज़रूरी हैं, राइट। अब उसके लिए हमें चाइना जैसी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंसी कम करनी होगी। मोर देन 90% ऑफ ग्लोबल लिथियम प्रोडक्शन कहाँ से आती है? चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया अलोंगसाइड ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। और जो अदर इनपुट्स हैं जैसे कि कोबाल्ट, निकल, ये कहाँ से? कॉन्गो एंड इंडोनेशिया से आते हैं। तो यानी कि इंडिया बिल्कुल एंटायरली डिपेंडेंट है ऑन इम्पोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि आप कुछ ऐसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए, सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करिए, रेजिलेंट करिए। ठीक है, लिथियम से कुछ अलग ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, और हमें इन कंट्रीज पे अपनी डिपेंडेंसी कम करनी होगी, क्योंकि चाइना से हल्के से रिलेशंस ख़राब हुए वो इन रॉ मटेरियल्स का जो एक्सपोर्ट है वो हटा देगा। ठीक है, कर्व कर देगा, फिर इंडिया के पास वो प्रॉब्लम आ जाएगी, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस हमारा रुक जाएगा बीच में ही। तो इसीलिए लिथियम से जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उसके वो फाइंड आउट करने होंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट देखेंगे ड्राउट हिट्स नॉर्थ ईस्ट स्पेन, यानी कि यहाँ पे ला बेल्स रिजर्वियर है नियर बेरजा, ये अपनी 21% पूरी की पूरी कैपेसिटी का 21% से चल रहा है। इतनी क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज़। ठीक है, काफ़ी सारे टाइटर वाटर रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाए गए हैं। ठीक है, प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पे जो सरकार है। amid a historic drought that has shrunk reservoir to record lows, इतना रिकॉर्ड बिल्कुल तोड़ कम लेवल यहाँ पे देखा गया है। ये आप एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन करेंगे अपने जीएस पेपर 3 में, ये बात ध्यान रखनी है। तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करेंट अफेयर के पीडीएफ्स के लिए। मैंने आज जितना भी पढ़ाया आपको आज के आज ही नोट कर लेना है, ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हो जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज किए जा सके। आपको पीडीएफ्स नहीं खोलनी बार बार, और वो खुलती भी नहीं है एग्ज़ाम के पहले। आपको खुद के नोट्स खोलने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।